गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो उसके बारे में 2, 3, 4 के बारे में हम लोग देखेंगे। अंदर में जो रहता है वो काम क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जो है वो आप लोग जानते हैं सबसे प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। अगर आप लोग माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल का स्ट्रक्चर को देखने को कोशिश करोगे तो सबसे प्रोमिनेंट जो आएगा वो है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ऐसे राउंड या स्फेरिकल शेप में आप लोगों को दिखाई देगा। ये न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ रहता है सब एक जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर रहते हैं। उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या रहते हैं, एक प्रोमिनेंट दिखाई देगा आप लोगों को न्यूक्लियोलस। ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर, ये एक भी रह सकता है, एक से ज्यादा भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। और जो दिखाई देगा वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमाटिड्स। ये क्रोमाटिड्स जब एक सेल डिवाइड होके 2 या 3 या 4 सेल मतलब कि सेल डिवीजन होता है तब ये मदद करता है। ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है तब, और ये 2-2 करके अलग अलग क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाते हैं, और मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे। और हर एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा जीन्स रहते हैं। ये जीन्स जो है ये एक सेल से, पेरेंट सेल से, उसके जो उनमें से जो सेल जन्म लेगा नया, मतलब एक पेरेंट सेल के जो डॉटर सेल आएगा उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट सेल में था वो डॉटर सेल में दिखाई देता है, क्योंकि ये जीन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल के तक। ठीक है, तो सेल डिवीजन में ये मदद करते हैं। एंड सेल के अंदर जो भी कुछ काम चलते हैं, फंक्शंस बहुत सारा होता है, उनमें से सबसे ज्यादा काम करते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करने में मदद करता है, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की होते था, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिए न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसके पूरा आसपास में ऐसे ही कुछ रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है, और उसके बाद में दिखाई देगा स्मूथ। रफ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो राइबोसोम है, छोटा छोटा राइबोसोम, बहुत सारा राइबोसोम इसके अंदर ऊपर में, ऊपर का सरफेस में, अंदर में नहीं, ऊपर का सरफेस में रहता है, तो इसका ऊपर का सरफेस रफ हो जाता है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिसको राइबोसोम होने के वजह से, राइबोसोम प्रेजेंस आई सरफेस में, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये जो है स्मूथ, इसके ऊपर में, ऊपर का सरफेस में कोई राइबोसोम नहीं है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और अंदर से लिंक्ड है, इंटरलिंक, एक ट्यूब से दूसरा ट्यूब में कुछ भी जा सकते हैं। ये पूरा न्यूक्लियस से लेकर पूरा सेल का जो वॉल था, सेल वॉल तक ये पूरा फैलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन तक ये रहते हैं, और अंदर से वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा रहते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, दूसरा पास वाला एक सेल से इस सेल के अंदर अगर कुछ आना चाहते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अंदर आ सकते हैं और न्यूक्लियस तक जा सकते हैं। और न्यूक्लियस के अगर कोई चीज बाहर जाना चाहते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से जाके बाहर जा सकते हैं, दूसरा सेल के अंदर कनेक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन ये जो राइबोसोम, ये राइबोसोम छोटा छोटा रहते हैं, लेकिन ये ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही नहीं, बहुत सारा प्लेसेस है जहां पे छोटा छोटा करके इधर उधर फैलते रहते हैं, क्योंकि ये कोई बाउंडेड स्ट्रक्चर में नहीं रहते हैं। पूरा सेल में बहुत सारा छोटा छोटा ये राइबोसोम आप लोगों को दिखाई देगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पीयर लाइक हो सकते हैं, ऐसे रॉड लाइक शेप भी हो सकता है। इसके अंदर में क्रिस्टी रहता है, अंदर वाला मैट्रिक्स रहता है, ये जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस मैट्रिक्स के अंदर ये क्रिस्टी रहता है, और 3 लेयर है उसका। ये जो है लेयर इनर मेम्ब्रेन, बीच में है इंटर मेम्ब्रेन, और इंटर मेम्ब्रेन कुछ स्पेस रहता है, उसके बाद रहता है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये 3 मेम्ब्रेन से अलग से कवर किया गया एक ऑर्गेनेल्स जो एनर्जी सप्लाई करने में मदद करता है। आप लोग जानते हैं हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं और प्लांट्स अपना बॉडी में खाना तैयार करता है, लेकिन वो सभी ग्लूकोज टाइप का खाने में कन्वर्ट हो जाता है एंड हार्ड एक सेल में वो स्टोर रहता है। तो ये ग्लूकोज के पास जब हार्ड एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं तो ये ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दोनों को मिला के उनमें से एनर्जी निकालने का काम, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो काम करके वो एनर्जी निकालने का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी ऐसे हम लोग का बहुत जरूरी है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही खास काम करते हैं। ये एनर्जी निकालने का काम करके हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करते हैं, और इसीलिए एनर्जी तो हम लोग को बहुत ही चाहिए, इसीलिए हार्ड एक सेल में बहुत सारा नंबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज आप लोग देखे हैं कि ये न्यूक्लियस जो था सेल के अंदर, न्यूक्लियस की ठीक ऊपर वाला हिस्सा में या नीचे वाला हिस्सा में, मतलब पास पास में ही एकदम रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद भी हम लोग देखे थे गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडीज बहुत सारा छोटा छोटा एक एक सैक है, ये छोटा छोटा पाउच, एक पाउच से दूसरे पाउच जा नहीं सकते हम लोग, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और इसको ये पाउच को कहते हैं सिस्टर्नी, हर एक पाउच को कहते हैं सिस्टर्नी, और ये प्लांट सेल में भी होता है लेकिन थोड़ा सा छोटा उसको स्ट्रक्चर होता है, तो इसको अलग से नाम दिया गया डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम प्लांट सेल में अलग से हम लोग बताते हैं, लेकिन वो भी गोल्गी बॉडीज है। एंड एनिमल सेल में ये दिखाई देता है, लेकिन कुछ एनिमल सेल है जिसमें गोल्गी बॉडीज नहीं रहते हैं। वो क्या क्या है नोट कर लीजिए। वो बैक्टीरिया सेल में गोल्गी बॉडीज नहीं रहता है, कुछ एल्गी है जिसको सेल में आप लोग ये गोल्गी बॉडीज नहीं दिखाई देंगे, और ह्यूमन बीइंग का स्पर्म सेल, ज्यादा से ज्यादा मैमल्स का जो स्पर्म सेल होता है, मैच्योर स्पर्म सेल एंड रेड ब्लड सेल में ये गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट नहीं रहता है। अब इसका काम क्या है, हम लोग का बॉडी में बहुत सारा हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये सिक्रीशन करने में गोल्गी बॉडीज मदद करते हैं। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होते हैं, वो सेल वॉल को बनाने में भी मदद करते हैं गोल्गी बॉडीज। ओके, तो ये सारा जो ऑर्गेनेल्स के बारे में आज हम डिस्कस किए हैं, इसका ड्राइंग आप लोग बनाइएगा और मार्किंग ठीक से कीजिएगा और बुक से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग और भी कुछ है इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।